वंदे मातरम मित्रों, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुभारंभ तो आज 2 अक्टूबर है और देश दुनिया में अपने ईमानदारी के लिए तब के तत्कालिक विश्व प्रसिद्ध राजनेता श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मोत्सव है। हम सब श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री के जन्मोत्सव पर सिर्फ एक ही बात करें कि शास्त्री जी के अधूरे सपनों को पूरा करें। शास्त्री जी की ईमानदारी आज कहीं किसी भी में दिख नहीं रही है, ना तो शास्त्री परिवार में ही नहीं दिख रही है, तो मैं और कहीं क्या बात करूं। तो उस पर ज़्यादा ना बोलते हुए शास्त्री जी के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। संवेदनाएं इसलिए क्योंकि हर शास्त्री जी के सपनों का तो पूर्णाहुति ही हो चुकी है। जन्मोत्सव पर बारंबार पड़ा। मित्रों, आज का मामला ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था। मैं मुद्दा तो इसी को बनाना चाह रहा था, लेकिन लोग कहते कि घोर सांप्रदायिक बात राकेश परमार कर रहे हैं। मित्रों, मैं भारत के राजधानी दिल्ली में रहता हूं, हालांकि अभी मैं अपने राजधानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आपसे बात कर रहा हूं। मामला था दिल्ली के नंद नगरी थाने के सुंदर नगरी इलाके का। सुंदर नगरी में 3 मुसलमानों ने एक हिंदू का मोबाइल छीना था पिछले साल। मोबाइल के छीना झपटी में उस लड़के ने मोबाइल देने से मना कर दिया तो उसके शरीर पर कईयों वार किए। तभी उन लोगों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। मृत मान करके छोड़ गए थे और उसके साथ लूटपाट करके चले गए। किसी राहगीर की नज़र पड़ी और उन्होंने पुलिस को सूचित की। कुछ दिन उसके साल भर और जिंदा रहने का लिखा हुआ था और वो जिंदा रहा। मामला चूंकि हत्या के प्रयास का था, वो केस चल रहा था और वो लोग पकड़े गए थे। अब देख लीजिए कि भारत के राजधानी जहां पर अमित शाह की पुलिस है, विदेशी दूतावास के लोग रहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयुक्त से लेकर के सेना अध्यक्ष, तीनों सेनाओं के उसी दिल्ली में रहते हैं जहां का ये घटना है। मतलब दुनिया की शक्तिपुंज वहीं रहती है। वहां पर 3 अपने मन से निश्चिंत, क्योंकि उनको पता है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और मुस्लिम परस्ती में दोनों के दोनों अपने आप को 20 साबित करने पर तुले रहते हैं। उनकी यह चीज़ पर कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। हर आदमी कंपटीशन से दूसरे को बाहर निकाल करके खुद को आगे साबित करने पर लगा रहता है कि मुस्लिम परस्ती में मेरा कोई शानी नहीं, मेरा कोई मुकाबला नहीं। उसी बात का मनोविज्ञान इनके ऊपर है कि मैं चाहे कुछ भी करूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। दुनिया में अल्पसंख्यक के नाम पर, सताने के नाम पर, तबाने के नाम पर, दबाने के नाम पर हमारे साथ वोट बैंक के लालच में हर राजनीतिक दल जुड़ जाएगा। मैं किसी को मारूं, काटूं, पीटूं, कुछ भी करूं। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं मुसलमान हूं और भारत में रहता हूं तो मेरा तो नैतिक अधिकार बनता है राजनीतिक दलों के प्रश्रय से कि मैं तुमको मार दिया, ऊपर से तुम केस करोगे, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने लगातार उस पर केस ले लेने की, वापस ले लेने की दबाव बना रहे थे। चूंकि उसको मालूम नहीं था कि मर्डर जैसा, हाफ मर्डर जैसा केस को वापस लेने की प्रक्रिया होती है। यह नहीं है कि आप अभी कह दीजिए वो कल वापस हो जाता है। पिछली तारीख पर डर के मारे उसने इस बात की शुरुआत की थी, लेकिन उनको लगा था कि यार सिनेमा में जैसे होता है ना केस वापस, उसी तरह से हो जाता है। उन लोगों ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे कहने पर तू केस नहीं ले रहा है। हमारे लिए तो रात के 3-3 बजे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज को हमारे चाहने वाले जगा देते हैं। तुम कौन सी चीज़ हो भैया, जिला कोर्ट की क्या बेवत है। उन्होंने आज उसको मार दिया, सरेआम दिन में मार दिया। और जब वो मार रहे थे तो सीसीटीवी में जो फुटेज आ रही थी, एक सज्जन कुर्सी पर बैठ करके ऐसे उस मर्डर को देख रहे थे जैसे मैं आपसे बात करने से पहले सूर्य कुमार की विस्फोटक बल्लेबाजी देख करके आनंदित हो रहा था। T20 मैच चल रहा है। आप भी अगर सूर्य कुमार की बल्लेबाजी नहीं देखे होंगे तो अफसोस करेंगे, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी कभी कभी देखने को मिलती है। आज जो उस लड़के ने दिखाया है मर्डर वाले केस में, उसी तरह से कुछ लोग बैठ करके क्रिकेट मैच जैसा आनंद ले रहे थे। घूमने वाले ऐसे घूम रहे थे जैसे मैं आज लखनऊ के लिली मॉल का, लुलु मॉल का भ्रमण कर रहा था।
बिना किसी उद्देश्य का। उसी तरह से उसके मर्डर के सामने से लोग गुजर रहे थे और किसी ने कोई ऐतराज प्रतिवाद नहीं किया, तो किसी का भी मन बढ़ेगा। इस विषय पर विचार जरूर करिएगा कि कोई आम आदमी अनजान आदमी को मार रहा है और आप बिल्कुल अनजान मर के जा रहे हैं, तो कल आप भी वहाँ हो सकते हैं। लेकिन अगर इस पर बहुत विस्तृत विषय पर चर्चा करूँगा, विशेष बात कहूँगा, तो सांप्रदायिक का दर्जा दूंगा। हो सकता है फेसबुक यूट्यूब मेरे वीडियो को डाउन कर दे या डिलीट कर दे, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। खैर, आज बात करूंगा मैं बिहार की। आपको बताता हूं ना कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर किसी और राज्य के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील और संवेदनाएं मेरी रहती है, चिंता रहता है, वो है बिहार। क्योंकि बिहार में मेरा ननिहाल भी है और ससुराल भी है। मतलब मेरा ओरिजिन ही बिहार से है और मेरे आगे वाला वंशज भी बिहार से ही चल रहा है। आदरणीय प्रेम दीदी जी को सादर प्रणाम। मित्रों, बिहार में जब से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है या परिवर्तन हुआ है, उस दिन से ही बिहार की स्थिति बताने ही नहीं है। क्या हो रहा है वो सबको पता है। जंगल राज आया है, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि वो सब चर्चा का ऊपर विषय हो गया। चर्चा है कि यह पहली दफा कोई राजनीतिक दल में मंत्री अपने मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हो कि आप मेरा इस्तीफा लेकर के देख लीजिए। मंत्री मुख्यमंत्री के कहने पर कि आप कैबिनेट मीटिंग में बैठिए, आपसे बात करनी है, मुख्यमंत्री को मंत्री जवाब देता है कि आप बैठिए, हम जा रहे हैं। ये मैं नहीं करो भाई, ये मीडिया पे है, रिपोर्ट पे है। यह पहली बार हुआ है जब कोई मंत्री ईमानदारी से स्वीकार किया है कि मैं कृषि मंत्री हूं और कृषि मंत्रालय में बाबू से लेकर के अफसर तक चोर हैं और मैं उन चोरों का सरदार हूं। और मेरा बिहार में जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से सभी के सभी चोर हैं, क्योंकि यहाँ पर चोरी के अलावा और कुछ होता ही नहीं। मैं समझता था कि इतनी साफगोई से बोलने के बाद सुधाकर सिंह जी की कुर्सी आज नहीं तो कल जाएगी, और वो चली गई। मित्रों, सुधाकर सिंह जी को मैं पहले भी कहा हूं कि मैं थोड़ा उनके प्रति नरम रहना पसंद करता हूं, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं। उनके बहन से मेरे भाई की शादी हुई है, इसलिए उनके पिछले वाले बदतमीजों पर भी मैंने कहा था कि अब सुधाकर जी के लिए क्या कहें, बहुत ज़्यादा नहीं कहना पड़ता, लेकिन वो इतना ज़्यादा कर देते हैं कि कहने पर मजबूर होना पड़ता है। एनीवे, चर्चा हो रही थी उनके त्याग पत्र के दिखावा पर। पहले जान लीजिए कानून क्या कहता है त्याग पत्र का। त्याग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा जाता है या राज्यपाल को, लेकिन सुधाकर सिंह जी ने त्याग पत्र अपने पूजनीय पिताजी को सौंपा। मतलब आदरणीय जगतानंद सिंह जी उनके पूज्य पिताजी हैं और सुधाकर जी उनके पुत्र हैं। ये तो उनकी पारिवारिक संबंध है। दूसरा पिता पुत्र जैसा बात है कि सुधाकर सिंह जी जिस राष्ट्रीय जनता दल मतलब लालू प्रसाद यादव के पार्टी के सदस्य हैं, उस पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय जगतानंद बाबू। तो मतलब ऐसे भी पिता पुत्र का मामला है और अध्यक्ष और कार्यकर्ता में बड़े भाई छोटे भाई और पिता पुत्र जैसी ही सोच रहती है। तब भी एक पुत्र ने अपने पिता को त्याग पत्र दिया है, यह बात सत्य है, या पिता ने पुत्र के त्याग पत्र का सार्वजनिक घोषणा किया है, यह बात सत्य है। चर्चा का विषय यह भी है कि यही श्री जगतानंद सिंह जी ने आम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सभी पत्रकारों को यह सूचित किया और अपने साथ में पार्टी पदाधिकारियों को लिखित में आदेश दिया कि आज के बाद कोई भी बात किसी के द्वारा बोली गई अधिकृत नहीं मानी जाएगी। अगर वो राजनीतिक होगी, सरकार के प्रति होगी, सरकार से संबंधित होगी, नीतीश कुमार के संबंधों पर होगी या सरकार के क्रियाकलाप पर होगी, इस बात के लिए सिर्फ तेजस्वी यादव अधिकृत है, बाकी सब लोगों की बात नॉन वैलिड है, अनधिकृत है, पार्टी द्वारा स्वीकृत नहीं है। जिस शख्स ने सबसे पहले यह चिट्ठी लिख करके सबको निर्देश दिया, वो स्वयं ही आज श्री सुधाकर सिंह जी के त्याग पत्र की घोषणा पत्रकार वार्ता में की, तो क्या यह अनैतिक था, अस्वीकार योग्य था, या ये बेमतलब वाहियात बात था? जगतानंद बाबू के बात का कोई रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि सरकार के किसी बात का, राजनीति के किसी बात का, नीतीश कुमार से संबंधों का,
राजनीति डेवलपमेंट पर अगर कोई बात होगी तो तेजस्वी बोलेंगे। तो क्या ये माने कि सुधाकर सिंह जी के त्याग पत्र का दिखावा जगदानंद बाबू कर रहे हैं? बिल्कुल उसी तरह से जो 1990 के दशक में ये स्वयं जगदानंद बाबू लालू प्रसाद यादव के सामने त्याग पत्र दिए थे और पूरा प्रेस पूछ रहे थे कि जगता बाबू का त्याग पत्र कहाँ है। लालू प्रसाद तकिया के नीचे से त्याग पत्र उठाते थे और कहते थे देखिए ये त्याग पत्र है। तो ये कहाँ रखा है? ये तकिया के नीचे रखा है और ये तकिया के नीचे ही रहेगा। पूरा 5 साल लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल गुजर गया और जगदानंद बाबू का त्याग पत्र तकिया के नीचे से बाहर नहीं निकला और वो जल संसाधन और सिंचाई मंत्री का मजा लेते रहे आगे 15 साल तक। तो क्या पिताजी के इतिहास को पुत्र जी पुनरावृत्त कर रहे हैं? जिस तरह से लालू प्रसाद यादव तब दबाव में आ गए थे और जगदानंद बाबू का त्याग पत्र स्वीकार करने के साहस नहीं जुटा पाए थे, वही बात क्या सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि त्याग पत्र तो मैंने दे दिया है, अगर आपकी हैसियत हो तो सुधार कर लीजिए। अगर यह बात भी होगी तो मैं समझता हूं कि राजनीति में अब इससे ज़्यादा दुर्दिन, इससे ज़्यादा चिंतित और इससे ज़्यादा शर्मसार घटना और कुछ मेरे को समझ में नहीं आती है और कोई नहीं होगी। अगर आपको समझ में आती है तो ज़रूर बताइएगा। मित्रों, अब कुछ बातें इस घटना के पृष्ठभूमि में। मित्रों, ये कहानी की शुभारंभ हुई सुधाकर सिंह जी के मंत्रिमंडल में शपथ लेने के साथ ही, बल्कि मैं ये कहूँ कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे करके मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दिया, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का त्याग पत्र स्वीकार किया और मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के मुख्यमंत्री पद से त्यागा और वापस मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के मुख्यमंत्री का शपथ लिया। बात समझ में आ गई कि नहीं? नहीं समझ में आई? 2 बातें समझ लीजिए। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया। 2 लाइन का मामला है, बहुत ज़्यादा वो जो उतना कहा वो बहुत जल्दी नहीं समझ में आएगा। छोटी और साधारण बात है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार बनने के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया और बाद में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री शपथ दिया एक ही आदमी, वो थे नीतीश कुमार। तो जिस दिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसी दिन से राजनीतिक दुर्दिन, कानूनी अड़चने और राजनीतिक मजबूरियां शुरू हो गई थी। जब उनके मंत्रिपरिषद का घोषणा हुआ तो उसमें उन्होंने ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था जिस पर अमिताभ बच्चन एक फिल्म बना चुके हैं, नाम था इनकलाब। अमिताभ बच्चन के फिल्म की कहानी, पहले रील की बात बता दूं, रियल की बाद में बताऊंगा। रील में जो हुई थी, रील मतलब जो सिनेमा में फिल्मांकन हुआ था, वो हुआ था कि अमिताभ बच्चन जिस मंत्रिपरिषद को गठन करने जा रहे हैं उसमें उनको उनके पार्टी अध्यक्ष मतलब उत्पल दत्त और कादर खान ने जो सूची दी है मंत्रियों की, उसमें सूची है मिस्टर फलाना। उन्होंने बोला अच्छा आप ही मिस्टर फलाना है? हाँ, बच्चों के दूध में जहर डाल करके मारने का काम आप ही ने किया था? जी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में आपसे बढ़िया कौन संभाल सकता है? आप है मिस्टर फलाना? अच्छा, जाली नोटों का कारोबार आप ही करते हैं ना? जी। हाँ, वित्त मंत्रालय अब आपसे बढ़िया कौन संभालेगा? मिस्टर फलाना? अच्छा, चोर डकैत उछल के सब काम, चोरी बलात्कारी अपहरण वाला काम आप ही की जिम्मे? जी हाँ, गृह मंत्रालय का काम आपको दिया गया, इससे बड़े क्योंकि आपको इसका अनुभव भी है, वगैरह वगैरह और बहुत वगैरह। वो थी मामला रील की। अब आया है रियल में जो मंत्रियों की सूची नीतीश कुमार को थमाई गई, उसमें जो उनको कानून मंत्री बनाने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की दी गई वो स्वयं ही कानून से भगोड़ा अपराधी था और कानून ने केनी हाउ किसी भी कीमत पर विद इन ए वीक उनको गिरफ्तार करके बिहाइंड द बार करने का आदेश किया था और तकनीकी रूप में पुलिस उनको खोज रही थी कि भाई कहाँ है माननीय जी जिनको गिरफ्तार करके जेल में भेजना है। उस आदमी को नीतीश कुमार को मंत्री बनाना पड़ा। ये उसी दिन पता चल गया था कि अमिताभ बच्चन के सिनेमा का पुनरावृत्त हो रहा है, रील में रियल कन्वर्ट होता है या रियल पर रील कन्वर्ट होता है, क्योंकि पहली रियलिस्टिक घटनाओं पर रील तैयार की जाती थी, पृथ्वीराज चौहान, जोधाबाई वगैरह वगैरह फिल्में बनती थी। अब ये पहला बार होगा कि जो रील में पहले बन चुका है वह अब रियल में हो रहा है नीतीश कुमार के द्वारा।
तभी जब पत्रकारों ने इन बात की घोषणा की कि भाई किस तरह से राज्यपाल ने इसकी स्क्रूटनी नहीं की, क्योंकि जब कोई मंत्री बनता है तो सीबीसीआईडी उनकी पृष्ठभूमि जांचती है, उनके विषय में जांच करके पुलिस महानिदेशक को दी जाती है। पुलिस महानिदेशक उसको गवर्नर को सौंपता है और गवर्नर उसको लेने के बाद उन लोगों को फ़ोन पर बुलाते हैं कि भाई आइए आपको शपथ ग्रहण करना है। तकनीकी रूप से जान लीजिए कि मंत्रिमंडल की शपथ करने के लिए गवर्नर की तरफ से अनुरोध जाता है कि आप आइए, आपको मंत्रिमंडल में शपथ के लिए बुलाया जाता है। इसीलिए उसकी स्क्रूटनी करने की जिम्मेदारी भी गवर्नर साहब पर थी और गृह मंत्रालय उसमें उनका मदद करता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि तब मुख्यमंत्री ने जब मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री से सब रिजाइन दिया था तो तत्कालिक गवर्नर साहब ने तत्कालिक मुख्यमंत्री को कहा था कि आप अगले व्यवस्था होने तक पद पर बने रहिए। मतलब नीतीश कुमार तब मुख्यमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे, क्योंकि पिछले 15 साल से नीतीश कुमार ही गृह मंत्री हैं। तो अपना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लोगों के बैकग्राउंड की जांच आप करने में अक्षम रहे तो किस तरह के गृह मंत्री हैं। और जो आदमी गृह मंत्रालय जैसा एक छोटा सा मंत्रालय भी नहीं संभाल सका, उसको मुख्यमंत्री जैसे दबाव वाला और बड़ा व्यापक काम संभालने की जिम्मेदारी क्यों लालू प्रसाद ने दी, या अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो यह मामला उसी दिन जो खूब उछला तो हुआ कि भाई नीतीश कुमार मिस्टर क्लीन जो अपने आप को कहलवाते हैं, कुछ क्लीननेस दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने पूर्णतः कायरता दिखाया और मंत्रिमंडल में मंत्री जी को बर्खास्त होने के जगह कानून से हटा करके दूसरे मंत्रालय में दे दिया, वो भी हफ्ता 10 दिन के बाद। तो उनकी कमजोरी उसी दिन उजागर हो गई। अब बिहार में लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को सुबह उठ करके लालू प्रसाद यादव 5 जातों मारते हैं और कहते हैं कि और क्या करना है। बोला कुछ नहीं, ये मुख्यमंत्री बने रहने दिए, चाहे आप कुछ भी कहिए। बिहार में एक भोजपुरी में कहावत है कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। नीतीश कुमार पे पूर्णतः इम्प्लीमेंट हो रहा है, चाहे कितना हो जूता खाएंगे लालू के परिवार के द्वारा। अब मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वो कुछ भी करेगा। एक सिनेमा थी ना कि साला कुछ भी करेगा, तो वही है मुख्यमंत्री के लिए साला कुछ भी करेगा, नीतीश कुमार कर रहे हैं। मित्रों, बिहार के प्रति संवेदना रखने के साथ साथ, बिहार के प्रति शुभकामना रखने के साथ साथ, बिहार के प्रति शुभेच्छा के वजह से मैं बहुत पीड़ित और पीड़ा में हूँ कि बिहार जैसे साम्राज्य जहाँ जिधर खोदोगे सिर्फ विद्वता ही मिलेगी, वहाँ नीतीश कुमार जैसा आदमी को मुख्यमंत्री के रूप में ढोया जा रहा है। सुधाकर सिंह का त्यागपत्र नीतीश कुमार को ना दे करके पार्टी अध्यक्ष को देना या अपने पिता को देना उनको मुंह चिढ़ाने जैसा है, क्योंकि तकनीकी रूप से सुधाकर सिंह त्यागपत्र मुख्यमंत्री को देते या राज्यपाल को देते, उन्होंने इन दोनों जगहों को नहीं दिया है। अब देखना यह होगा कि 90 में जिस तरह से लालू प्रसाद इसी जगदानंद बाबू के इस्तीफा स्वीकार करने की साहस नहीं जुटा पाए थे, क्या उनके बेटे के त्यागपत्र जुटाने की साहस लालू और तेजस्वी के साथ साथ नीतीश कुमार जुटा पाएंगे का, यह देखना होगा। अगर नीतीश कुमार ने त्यागपत्र ले लिया तो ये समझा जाएगा कि नीतीश कुमार दबाव में आ गए हैं, और अगर नीतीश कुमार त्यागपत्र नहीं लिए हैं तो ये समझा जाएगा कि नीतीश कुमार के बस की कोई चीज़ है ही नहीं है। बाकी बिहार की भविष्य भगवान जाने, और बिहार वासियों पर भगवान बुद्ध अपनी कृपा बनाए रखें। आज मोहनदास करमचंद गांधी का भी जन्मदिन था। पाकिस्तान परस्त गांधी मुस्लिम समुदाय के खासों खास थे। राष्ट्रपिता उन्हें पाकिस्तान का होना चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तान का क्यों हुए, यह विषय की जानकारी जैसे आप लोगों को होगी कृपया हमको भी बताइएगा। लेकिन हमारे यहाँ पूर्वजों का सम्मान है और उनको बारंबार प्रणाम है। जय हिंद, वंदे मातरम।